तो रदरफोर्ड मॉडल के बाद बोहर का मॉडल आया, ये उससे बेटर था। बोहर ने सर्कुलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया। बोहर ने कहा कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, वो न्यूक्लियस है, पूरा का पूरा मास उसमें कंसंट्रेटेड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पाइरल पाथ फॉलो नहीं करते हैं, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और इन सर्कुलर पाथ को उसने नाम दिया ऑर्बिट। ठीक है, तो बोहर का जो मॉडल था वो ज्यादा बेटर था रदरफोर्ड से। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बोहर का मॉडल यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है ना, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक चला गया हीलियम आयन। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल दीजिए, ये भी हाइड्रोजन लाइक हो गया। बेरिलियम +3 कर दें, बोरॉन +4 कर दें, सोडियम +10 कर दें। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल। दूसरा, बोहर ने सर्कुलर पाथ का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। अब ये जितने भी सर्कुलर पाथ हैं इनकी एनर्जी डेफिनेट होती है, इसलिए इन सर्कुलर पाथ को आप एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं या ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड है, थर्ड है, इलेक्ट्रॉन अभी इस फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहेगा। रदरफोर्ड फेल क्यों हुआ? कि वो स्पाइरल पाथ फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रॉन घूमते समय, इसलिए उसका जो पाथ है वो शॉर्ट होते जा रहा है और फाइनली वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ ऐसा कुछ होना नहीं है। जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट एनर्जी से वो घूमता रहेगा, ना तो एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा। तो फिर एनर्जी लूज या गेन कब करेगा? तो वो करेगा ड्यूरिंग ट्रांजिशन। जब भी ट्रांजिशन होगा तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज या गेन करेगा। ट्रांजिशन होने का क्या मतलब है? ट्रांजिशन होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अभी फर्स्ट एनर्जी लेवल में, यहां से सेकंड में गया, E1 से E2 में गया, तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। समझ में आया इतना? तो इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांजिशन करेगा, ट्रांजिशन करना मतलब लोअर से हायर में जाना या फिर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आना। तो जब वो हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? तो इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा। अभी हमने 2 ही लिए हैं, E1 E2। E4 से मान लो E3 पे आ रहा है तो उन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा। E1 से E5 में जा रहा है तो E5 और E1 के डिफरेंस के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा। ये समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड डेफिनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। हर एक पाथ की एनर्जी कांस्टेंट है, इसलिए इन पाथ को, सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है। और जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ना तो एनर्जी लूज करता है ना गेन करता है, इसलिए एटम का स्ट्रक्चर स्टेबल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज या गेन करेगा ही नहीं? तो करेगा, लेकिन कब करेगा?
तो जब उसका ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन होगा मतलब जब वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा या हायर से लोअर में आएगा। तो जब वो लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो अभी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, आपको टाइम देना पड़ रहा है, फीस भरनी है, बुक्स खरीदनी है, हर जगह एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और जब आप कुछ बन जाएंगे, मान लीजिए डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तब आप एनर्जी रिलीज करेंगे, विटामिन एफ के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी तब। तो लोअर से जब हायर में जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और हायर से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में या एनर्जी लेवल पे आएंगे तो एनर्जी रिलीज होती है। ये एक ध्यान रखिए। उसके अलावा एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, हर एक ऑर्बिट में, हर एक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का सिंपल मल्टीपल होता है। मतलब अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, वो भी डेफिनेट है। फर्स्ट ऑर्बिट में h/2π है, सेकेंड ऑर्बिट में h/π है, तो ये भी फिक्स्ड है। उसके अलावा बोहर ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो बोहर ऑर्बिट है उसका रेडियस और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इनको कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूले दिए। सबसे पहले आप देखिए एनर्जी के लिए फॉर्मूला अपन जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जब सारी यूनिट्स हम बताएंगे, अभी केवल एक एक फॉर्मूला हम बता देते हैं। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए उसने ये फॉर्मूला दिया, -13.6 इंटू Z²/n²। इसकी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। n क्या है, ऑर्बिट का नंबर है, Z एटॉमिक नंबर है। जैसे हाइड्रोजन दिया हो तो Z1 हो जाएगा, हीलियम दिया हो तो Z2 हो जाएगा। तो बोहर ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया, उससे आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं डिफरेंट ऑर्बिट में। दूसरा, बोहर ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए उसने फॉर्मूला दिया, उससे आप डिफरेंट बोहर ऑर्बिट के रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं एटम में। ये फॉर्मूला है रेडियस का 0.529 इंटू n²/z, ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में, चाहे जिसमें आप सेंटीमीटर मीटर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला एनर्जी से रिलेटेड दिया, दूसरा बोहर ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, तीसरा फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये रिलेशन है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n। इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसको सेंटीमीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस भी यूनिट में दिया हो। तो बोहर ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और डिफरेंट बोहर रेडियस, ऑर्बिट के बोहर रेडियस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूले दिए, ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके अलावा हमें समझना है कि इस मॉडल के एडवांटेजेस क्या है और ड्रॉबैक्स क्या है। तो इस मॉडल का जो एडवांटेज है, दो एडवांटेजेस हम बोल सकते हैं। एक तो एटम की स्टेबिलिटी को बोहर ने एक्सप्लेन किया, जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसने सर्कुलर पाथ का कॉन्सेप्ट दिया और बताया कि एटम स्टेबल होता है, तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। दूसरा, इस मॉडल से आप हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा है हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम, उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें पढ़ा था ना हमने कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। वही कॉन्सेप्ट बोहर का है, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी डेफिनेट है, इसलिए ये पॉसिबल है। तो ये दो एडवांटेजेस हैं बोहर मॉडल के। एक तो वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, दूसरा हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम का भी एक्सप्लेनेशन बोहर मॉडल से मिलता है। अब ड्रॉबैक्स क्या है, डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स। सबसे पहला
जो पहला पॉइंट है वो देखिए, ये यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मतलब ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आप केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए इसको ले सकते हैं, बाकी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, इस मॉडल से आप कोवेलेंट मॉलिक्यूल का शेप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोवेलेंट कंपाउंड के शेप्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और तीसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है इट इज अगेंस्ट हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको ये पूरा समझा देंगे। तो ये हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट, ठीक है। तो इतना सभी को समझ में आया। अब इसके बाद हम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब बोहर्स मॉडल से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करना है। सबसे पहले एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जनरल फॉर्मूला है -2π² mz² इंटू e⁴n²h²। इसमें देखिए पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट है, e चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट नहीं है वो z कांस्टेंट नहीं है, ये एटॉमिक नंबर है। अलग अलग स्पीशीज के लिए इसकी वैल्यू चेंज होगी। और n नंबर ऑफ बोहर ऑर्बिट है, ये भी चेंज होगा। इसको छोड़कर बाकी कांस्टेंट की वैल्यू यदि हम रख देंगे इस फॉर्मूले में, तो अलग अलग यूनिट में एनर्जी के लिए फाइनल रिलेशन ये होगा। जैसे आपको एनर्जी की वैल्यू चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद रखिए -13.6 इंटू z²/n², ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यदि जूल पर एटम में चाहिए तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू z²/n², ये जूल पर एटम के लिए। किलो जूल पर मोल के लिए -1312 इंटू z²/n² किलो जूल पर मोल। और किलो कैलोरीज पर मोल में क्या है वैल्यू? -313। z²/n² तो हमेशा ही आएगा, z²/n²। इसके अलावा डिफरेंट यूनिट फैक्टर्स भी आपको याद रखना है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर होता है 101.3 जूल्स। 1 कैलोरी याद है सभी को 4.18, हमने 4.2 लिख दिया अप्रोक्सीमेटली। 1 जूल होता है 10⁻⁷ अर्ग। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इन सभी में रिलेशन क्या होगा? सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो सबसे बड़ी यूनिट है 1 लीटर एटमॉस्फेयर, सबसे बड़ी यूनिट है। उसके बाद आएगा कैलोरी, कैलोरी के बाद आएगा जूल, जूल के बाद अर्ग, अर्ग के बाद स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप याद रखिए। समझ में आया इतना? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट 3 बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम दिया है तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? एटॉमिक नंबर 1। फर्स्ट 3 बोहर ऑर्बिट में एनर्जी का रेशियो पूछा है। अब एनर्जी आप किसी भी यूनिट में ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ले लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 है, Z तो 1 है ही, एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि हाइड्रोजन है। सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 होगी, स्पीशीज हाइड्रोजन है तो Z तो 1 ही रहेगा। थर्ड ऑर्बिट के लिए n 3 हो जाएगा, Z तो 1 ही रहेगा। तो मान लीजिए फॉर्मूला अपन ले लेते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए। तो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की एनर्जी होगी -13.6 इंटू Z² 1² हो गया, n² n भी 1 है, ये वैल्यू आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
आया समझ में इतना सभी को? सेकेंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी? सेकेंड ऑर्बिट में -13.6 इंटू जेड की वैल्यू तो 1 ही है, एन की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये होगी -13.6 इंटू 1/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए, यूनिट सेम है। थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी? -13.6, Z तो 1 ही रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन के लिए अपन निकाल रहे हैं। n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/9। अब देखिए रेशो आपसे पूछा है, तो रेशो क्या होगा? 13.6 -13.6 है, यहाँ भी है, यहाँ जितनी है उसकी ये 1/4 है, ये उसकी 1/9 है, तो ये फाइनल रेशो आया 1:1/4:1/9। अब इसको सिंपल होल नंबर रेशो में आपको कन्वर्ट करना है, तो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। 2 से करके देखिए, 2 से होगा क्या? 3 से कन्वर्ट कर पाएंगे क्या? 4 से, 5 से, 6 से। तो यदि आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट होगा, उससे कम नंबर से मल्टीप्लाई करने में ये नहीं होगा। ये आ जाएगा 36, 4 9s are 36 and 9 4s are 36। तो हाइड्रोजन में फर्स्ट 3 बोहर ऑर्बिट की एनर्जी का रेशो क्या रहेगा? 36:9:4। समझ में आया? किसी एक ऑर्बिट के लिए पूछा, वो भी आप कर पाएंगे, अपन रेशो निकल रहे हैं, तो एक साथ 3 ऑर्बिट के लिए आप समझ पाएंगे, कर पाएंगे। क्लियर है इतना? और एनर्जी की किसी भी यूनिट में ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम आयन एंड लिथियम +2 है। इससे पहले हमने क्या किया है? हाइड्रोजन एटम के ही तीनों फर्स्ट 3 ऑर्बिट की एनर्जी का रेशियो निकाला। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम आयन और लिथियम +2 इन तीनों की एनर्जी का रेशियो निकालना, लेकिन ऑर्बिट फर्स्ट है। अब देखिए किसी भी यूनिट में आप कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से हम यूनिट चेंज कर लेते हैं, हम ले लेते हैं सपोज किलो कैलोरीज पर मोल में, ये वैल्यू है किलो कैलोरीज पर मोल के लिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि केवल आपको किसी एक एटम की एनर्जी किलो कैलोरी में बोला है, तो वो फॉर्मूला भी बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम है, एक हीलियम आयन है और एक लिथियम +2 आयन है। इन सबका ऑर्बिट सेम है, इनकी वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ही कैलकुलेट करना है। लेकिन Z जो है वो तीनों में अलग अलग है। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम के लिए Z2 है, लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3 है। आया समझ में इतना? अब देखिए एनर्जी का फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं, सभी में फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है। हमने किलो कैलोरी वाला फॉर्मूला ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हमें याद करना है, इसलिए अलग अलग यूनिट्स में कर रहे हैं। Z की वैल्यू 1, N भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो ये आएगा -313 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है, ये समझ में आया। यदि सेकेंड ऑर्बिट दिया होता तो N2 रख देते, है ना। अब यहां देखिए, ये भी फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है, -313, Z यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर, N की वैल्यू 1 है, फॉर्मूला Z²/N², N तो सेम है, Z चेंज हो रहा है, -313 इंटू, इसको अपन लिख लें, ये आ जाएगा -313 इंटू 4 टाइम्स, ये होगा 3 का स्क्वायर/1², यानी ये आएगा -313 इंटू 9 टाइम्स। तो जो भी वैल्यू हाइड्रोजन के लिए, उसकी 4 टाइम्स वैल्यू मिलेगी आपको हीलियम आयन के लिए, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 9 टाइम्स वैल्यू होगी लिथियम +2 आयन के लिए। तो रेशियो क्या होगा? तो देखिए 313 तो सभी में कॉमन है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 1:4
4:9। दिख रहा है सभी को, समझ में आ रहा है? -313 सभी में है, ये जितनी, ये उसकी 4 टाइम्स है, ये उसकी 9 टाइम्स है। तो रेशियो क्या है हाइड्रोजन, हीलियम आयन और लिथियम +2 के लिए 1:4:9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन। सबसे पहले हमने क्या किया था, हाइड्रोजन के फर्स्ट 3 ऑर्बिट के लिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंट स्पीशीज थी लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट था। अब हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है, हीलियम आयन का सेकेंड ऑर्बिट है और लिथियम +2 का थर्ड ऑर्बिट है। इस बार फिर से एनर्जी की यूनिट हम चेंज कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अलग अलग यूनिट में ले लेते हैं। 1312 × Z² / n², ये किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में एनर्जी का फॉर्मूला अपन रख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 3 स्पीशीज है आपके पास, हाइड्रोजन, हीलियम आयन और तीसरा है लिथियम +2 आयन। ठीक है। n की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 है, हीलियम के लिए 2 है, लिथियम के लिए 3 है। अब Z एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, -1312 Z² / n², दोनों 1 1 है, तो ये आएगा -1312 किलो जूल पर मोल। ठीक है। -1312, Z की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, n भी 2 है, 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -1312 किलो जूल पर मोल। 4/4 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए लिथियम में -1312 इंटू Z क्या है 3 का स्क्वायर और n भी 3 है, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। तो रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ, कितना इजी हो गया देखिए, क्या है रेशियो 1:1:1। ठीक है। इसके बाद हम रेडियस, बोहर ऑर्बिट के रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। बोहर ऑर्बिट के रेडियस का जनरल फॉर्मूला जो है वो है n²h² / 4π² mZe²। यहां फिर से देखिए आप, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट है, e चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या नहीं है, n बोहर ऑर्बिट का नंबर और z एटॉमिक नंबर। इसको छोड़कर बाकी कांस्टेंट की वैल्यू आप रखेंगे तो ये फाइनल रिलेशन आएगा 0.529 × n² / z। ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है। अब जिस यूनिट में आपसे पूछा उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए अब इससे रिलेटेड, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ फर्स्ट 3 बोहर ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के फर्स्ट 3 बोहर ऑर्बिट का रेशियो पूछा है, n की वैल्यू चेंज हो रही है, फर्स्ट 3 ऑर्बिट है, हाइड्रोजन एटम दिया है तो Z तो सभी में सेम रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये आपका फॉर्मूला है 0.529 × n² / z। n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, Z 1 है तो ये आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन के फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस। दूसरा देखिए 0.529 × n², n क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, Z तो 1 ही है तो ये आएगा 0.529 × 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्बिट में था सेकंड ऑर्बिट में उसका 4 टाइम्स आ रहा है। थर्ड ऑर्बिट में क्या आएगा 0.529 × n क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर अपॉन Z तो 1 ही है तो ये आ जाएगा
9 टाइम्स। देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, ये जितना ये उसका 4 टाइम्स है, थर्ड ऑर्बिट में 9 टाइम्स है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:4:9। आया समझ में? यदि आप पर्टिकुलर एक ऑर्बिट के लिए पूछा है वो आप निकाल सकते हैं, रेशियो पूछा है ये ज्यादा बेटर है, एक साथ कंपैरिजन हो। क्लियर है सभी को? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम आयन एंड लिथियम +2 आयन। ऑर्बिट सेम है लेकिन स्पीशीज अलग अलग है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम आयन है, थर्ड है लिथियम +2 आयन। ऑर्बिट सेम है तो n की वैल्यू सेम है सभी के लिए, लेकिन Z तीनों का अलग अलग है। हाइड्रोजन के लिए Z1 है, हीलियम आयन के लिए Z2 है, लिथियम के लिए Z एटॉमिक नंबर 3 है। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, रेडियस है 0.529 इंटू n² Z। n 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये आ जाएगा 0.529 m²। हीलियम आयन के लिए 0.529 इंटू n², n की वैल्यू तो 1 ही है लेकिन Z2 है, तो ये आ जाएगा 0.529 अपॉन 2 एमस्ट्रॉन्ग। मतलब जो हाइड्रोजन के लिए था हीलियम आयन के लिए उसका हाफ हो गया। लिथियम में देखिए लिथियम +2 आयन के लिए n तो 1 ही है लेकिन Z 3 है, तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू डिवाइडेड बाय 3 एमस्ट्रॉन्ग। रेशियो क्या होगा, ये 1 है तो ये 1/2 है और ये 1/3। अब इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में आपको कन्वर्ट करना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा क्या, नहीं होगा। 3 से करेंगे तो ये होगा, ये दोनों होंगे, ये नहीं होगा। 4 से, 5 से, ऐसे देखना है आपको 2 से शुरू करके। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 6 से करेंगे तभी हो पाएगा। ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। तो रेशियो क्या आया 6:3:2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन। 3 डिफरेंट स्पीशीज है आपके पास, हाइड्रोजन, हीलियम आयन और लिथियम +2 आयन। n की वैल्यू, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है, हीलियम का सेकेंड ऑर्बिट है, लिथियम का थर्ड ऑर्बिट। तीनों के ऑर्बिटल, तीनों का एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम आयन का 2, लिथियम +2 का 3। अब अप्लाई करते हैं 0.529 n² अपॉन Z, तो 1/1, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। हीलियम आयन के लिए देखिए n², n क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/2, 4/2 मतलब ये डबल हो जाएगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। लिथियम +2 आयन में n की वैल्यू 3 है, 3² Z भी 3 है, ये हो जाएगा इंटू 3। रेशियो क्या होगा 0.259, यदि हाइड्रोजन का है तो हीलियम आयन का उसका डबल है और 3 टाइम्स किसका है लिथियम +2 आयन का, तो रेशियो क्या होगा 1:2:3। आया समझ में सभी को? बिल्कुल इजी है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिफरेंट बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी के लिए जनरल फॉर्मूला है 2πZe² अपॉन NH। 2 और पाई कांस्टेंट है, E चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का वो कांस्टेंट है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है।
जो कांस्टेंट नहीं है वो z और n है। सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो फाइनल ये रिलेशन आएगा वेलोसिटी के लिए 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर में चाहिए तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ velocity of electron in first 3 Bohr orbit of hydrogen atom। हाइड्रोजन तो सेम है, फर्स्ट ऑर्बिट है सभी के लिए, n की वैल्यू सेम है। हाइड्रोजन के लिए है ऑर्बिट, फर्स्ट 3 बोहर ऑर्बिट है, n की वैल्यू चेंज होगी, z सेम रहेगा क्योंकि स्पीशीज हाइड्रोजन है। ये फॉर्मूला किसी भी यूनिट में अपन निकाल सकते हैं, सपोज सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा वेलोसिटी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू z/n। z भी 1 है, n भी 1 है, तो ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 z/n, z1 है और n की वैल्यू 2 है, तो ये आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8, z1 है, n की वैल्यू 3 है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के कंपैरिजन में ये हो जाएगा 1/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, ये जितना भी ये उसका हाफ है और थर्ड ऑर्बिट में 1/3 है, तो इसका रेशियो निकालना है 1:2.5:1/3। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ये हो जाएगा 6:3:2। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट 3 बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा 6:3:2। किसी एक ऑर्बिट में निकालना है तो वो भी अब आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, फॉर्मूला बस याद रखना है, हर बार क्वेश्चन के साथ लिखिए, याद हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम आयन एंड लिथियम +2 है। अब यहाँ स्पीशीज तीनों अलग हैं, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम आयन है और एक लिथियम +2 आयन। ऑर्बिट सेम है तो n की वैल्यू सभी के लिए सेम है, लेकिन स्पीशीज अलग है इसलिए z की वैल्यू डिफरेंट है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम आयन का 2 है और लिथियम +2 का 3। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 z/n, ये तो उतना ही रहेगा। हीलियम आयन के लिए 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू z2 है, n1 है, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हीलियम आयन में वेलोसिटी डबल हो जाएगी। लिथियम +2 आयन के लिए Z3 है, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो यहाँ हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 3 टाइम्स हो जाएगी वैल्यू, तो रेशियो क्या आएगा 1:2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the first orbit of hydrogen, second orbit of helium ion and third orbit of lithium +2 है।
तो स्पीशीज तीनों डिफरेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम आयन और लिथियम +2 आयन। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट। हीलियम आयन का सेकेंड ऑर्बिट है, लिथियम का थर्ड ऑर्बिट है। Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 है, हीलियम के लिए 2 है, लिथियम के लिए 3। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वेलोसिटी का, 2.18 इंटू 10⁸ Z अपॉन n, दोनों 1 है, तो यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। यहां पर देखिए 2.18 इंटू 10⁸ Z अपॉन n, Z भी 2 है, n भी 2 है। व्हाट अबाउट लिथियम +2 आयन? Z भी 3 है, n भी 3 है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन के लिए वैल्यू होगी वेलोसिटी की, वही हीलियम आयन के लिए है, वही लिथियम +2 के लिए। तो रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1:1:1। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखिए। एंगुलर मोमेंटम होता है h/2π का सिंपल मल्टीपल, nh/2π। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट 3 बोहर ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पीशीज तो सेम ही है, फर्स्ट 3 ऑर्बिट है तो n की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, इस फॉर्मूले में कहीं z है क्या? नहीं है, तो z पे तो ये डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? nh/2π, n की वैल्यू 1 है यानी h/2π। सेकेंड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? 2h/2π। थर्ड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? 3h/2π। तो रेशियो क्या हो जाएगा? h/2π यहां भी है, यहां भी है, रेशियो हो गया 1:2:3। z पे तो ये डिपेंड करता नहीं, तो हीलियम आयन के भी फर्स्ट 3 ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम यही आएगा, लिथियम +2 के लिए भी सेम आएगा। ठीक है ना, ये तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम आयन एंड लिथियम +2 आयन। स्पीशीज तीनों डिफरेंट हैं, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम आयन है, एक लिथियम +2 आयन। तो Z तो तीनों के लिए अलग हो गया, बट n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है, तो n की वैल्यू तीनों के लिए सेम है। ठीक है, अब फॉर्मूला देखिए आप जनरल, यहां कहीं ये Z पे डिपेंड करता है क्या? कहीं Z आ रहा है क्या? nh/2π है, Z पे तो डिपेंड करता नहीं, तो तीनों के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? nh/2π। तीनों में आपको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछा है, तो तीनों के लिए h/2π। मतलब रेशियो क्या हुआ? 1:1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहां से आपको यह भी समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है। देखिए, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसकी एनर्जी पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, और आपसे पूछा है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वो देखिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, आपसे पूछिए आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी मींस इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करना है एटम में से। तो एटम से रिमूव करना है मतलब कहां ले जाना है? तो एटम से बाहर ले जाना है, यानी उस
प्लेस पर ले जाना है जहां पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करना बंद कर दे। उस डिस्टेंस को या उस प्लेस को बोला जाता है इंफिनिटी। इंफिनिटी पर हमें लेकर जाना है। इंफिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 मानी गई है, क्योंकि इंफिनिटी वो डिस्टेंस है जहां पर एटम का या न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालकर इंफिनिटी पे ले जाना है। यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 0 है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? तो ये लोअर एनर्जी लेवल है, इंफिनिटी हायर एनर्जी लेवल है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंफिनिटी पर माइनस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth एनर्जी लेवल, वो किसी भी एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ये पॉइंट समझ में आया सभी को? तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, मतलब उसको इंफिनिटी पर लेकर जाना है। वहां पे जो फोर्स वर्क कर रहा है वो 0 एनर्जी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी इंफिनिटी पर एनर्जी माइनस जिस भी एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस। अब आपको दिया इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? ग्राउंड स्टेट में। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम निकालते हैं ग्राउंड स्टेट में। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए। जिस भी यूनिट में पूछे वो सारी चीजें अपन कर चुके हैं। तो -13.6 हाइड्रोजन दिया है इसलिए Z1 है। ग्राउंड स्टेट है तो N की वैल्यू भी 1 है। तो Z और N 1 रख दें, ये वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये तो आता है आपको, ये समझ में आ गया। अब इंफिनिटी पर वैल्यू कितनी है? 0 है। nth एनर्जी लेवल यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल पर वैल्यू इतनी है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सेम वैल्यू आ जाएगी विथ पॉजिटिव साइन। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। जब इलेक्ट्रॉन एटम में प्रेजेंट था फर्स्ट एनर्जी लेवल में तो उसकी एनर्जी थी -13.6 और आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है? ग्राउंड स्टेट से यदि आपको आयोनाइज करना है तो 13.6। यहाँ साइन पॉजिटिव है, मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। भाई इलेक्ट्रॉन को आप एटम से निकाल रहे हैं, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी कंज्यूम होगी। इंफिनिटी पे ले जा रहे हैं तो उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव क्यों है और आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव? ये तो आपको समझ में आया क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव क्यों है ये समझना है। तो फिर से यहीं पे देखिए, इलेक्ट्रॉन यदि ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है फर्स्ट एनर्जी लेवल में तो उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम ले जा रहे हैं न्यूक्लियस से दूर। इतना दूर ले गए जहां पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा है। इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इंफिनिटी पर चूंकि इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है इसलिए उसकी एनर्जी क्या है? 0 है। तो इंफिनिटी पे इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी 0 है। अब वापस इस इलेक्ट्रॉन को मूव कीजिए टुवर्ड्स एटम। जैसे ये एटम के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आएगा, जैसे न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा मतलब बॉन्ड बनेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो पहले एनर्जी क्या थी? इंफिनिटी पे 0 थी। अब 0 से रिलीज हो गई मतलब नेगेटिव हो गई ना। तो बस नेगेटिव एनर्जी ये शो करती है कि इलेक्ट्रॉन एटम में आने के बाद स्टेबलाइज हो जाता है। तो आपसे जब क्वेश्चन में पूछा है तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है तो वो नेगेटिव होगी और आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन। आपसे पूछा है आयोनाइजेशन एनर्जी, यूनिट चेंज हो गई है किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला क्या है किलो जूल पर मोल के लिए? तो ये होता है -1312 इंटू Z²/n²। ये है किलो जूल पर मोल में। ठीक है। अब आपको किसके लिए एनर्जी कैलकुलेट करना है? लिथियम +2 आयन के लिए।
लिथियम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। ऑर्बिट कौन सा दिया है? सेकेंड, तो N की वैल्यू 2 है ना। इनमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको सेकेंड ऑर्बिट के लिए किलो जूल पर मोल में वैल्यू कैलकुलेट करनी है। Z क्या है? 3 का स्क्वायर, N क्या है? 2 है, सेकेंड ऑर्बिट, 2 का स्क्वायर, ये आएगा किलो जूल पर मोल। ये हो गया -1312 इंटू 9/4। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -2952 किलो जूल पर मोल। तो हमने सबसे पहले किलो जूल पर मोल में लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब क्या पूछा है आपसे? आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है। तो अभी जो आपको समझाया पिछले क्वेश्चन में, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को जिस भी एनर्जी लेवल पर वो प्रेजेंट है वहां से इंफिनिटी पे ले जाना है। तो इंफिनिटी पर एनर्जी और जिस भी एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है अभी? सेकेंड एनर्जी लेवल, उन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस। इंफिनिटी पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? 0 है, माइनस ये है -2952, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भाई आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, तो 0 और इस नेगेटिव के बीच का डिफरेंस पॉजिटिव होगा, तो ये एनर्जी होगी 2952 किलो जूल पर मोल। तो यदि आपसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी पूछा है तो नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है तो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एब्सॉर्ब होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम आयन व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट is given to you 85 kilocalories per mole. Calculate the ionization energy of electron of lithium plus 2 ion when it is removed from second orbit. है ना? तो आपको दो डिफरेंट स्पीशीज दी है, एक हीलियम आयन दिया है। हीलियम के लिए Z क्या हो जाएगा? 2, एटॉमिक नंबर 2 है। इलेक्ट्रॉन उसका किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है? थर्ड ऑर्बिट में। लिथियम प्लस 2, इसके लिए Z की वैल्यू 3 है। इसमें इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है? सेकेंड ऑर्बिट में। समझ में आया इतना? अब आयोनाइजेशन एनर्जी आपको हीलियम की दी है और लिथियम की पूछी है। इससे पहले जो आपको समझाया था कि यदि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी है तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये भी Z² के प्रोपोर्शनल है और N² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले जनरेट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी आपसे किसकी पूछी है? लिथियम प्लस 2 आयन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन, ये दिया है आपको। लिथियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लिथियम के Z² के प्रोपोर्शनल है और लिथियम के N² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये समझ में आया। इसी टाइप से हीलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो उसके Z के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और उसके N² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये फॉर्मूला हमने जनरेट कर, अब जो दिया है वैल्यू रखी है और आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम आयन की पूछी है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए लिथियम आयन की हमें कैलकुलेट करनी है। हीलियम आयन की गिवन है आपको कितनी? 85। ठीक है, अब Z ऑफ लिथियम, लिथियम का Z क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। लिथियम के लिए N की वैल्यू, लिथियम का ऑर्बिट कौन सा है? सेकेंड, 2 का स्क्वायर। हीलियम के लिए Z होता है 2 का स्क्वायर। हीलियम का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से रिमूव किया है? थर्ड ऑर्बिट, तो ये 3 का स्क्वायर। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको निकालना है लिथियम प्लस 2 की, ये हो गया 9, ये भी 9, ये हो गया 4, 85 इधर ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, इसको आप कैलकुलेट करें, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 430। यूनिट होगी किलो
कैलोरीज पर मोल। तो जब भी एक स्पीशीज की दी है और दूसरी स्पीशीज के बारे में पूछा है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो या आयोनाइजेशन एनर्जी हो, ये z² के प्रोपोर्शनल है और n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होता तो नेगेटिव साइन होता, आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इसलिए साइन पॉजिटिव।